डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का संपूर्ण किताब से 11 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। प्रश्नों को भी पढ़ेंगे और उसको उत्तरों को भी समझेंगे। आज की वीडियो में हम सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे, 11 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की वीडियो में आपको जितने प्रश्न बताऊंगा ये सभी प्रश्न 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये विगत वर्षों में हमेशा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से टिप्पणी लिखना है। देखिए स्टेम कोशिकाएं या मृत कोशिकाएं, यहाँ रहेगा मूल, यहाँ पे मृत रहेगा। स्टेम कोशिकाएं या मृत कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती हैं। इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा हृदय रोग, बहरापन, रक्त कैंसर, त्वचा निरोपण आदि का उपचार किया जाता है। जो स्टेम कोशिका होती है, क्या होती है? स्टेम कोशिका या फिर मृत कोशिका ऐसी कोशिका है जिसमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता, यानी किसी भी अंग को जो होता है, कोई अंग जैसा आपका बीमार खराब है तो उस अंग को सही करने की क्षमता होती है। इसके साथ ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती हैं। ये कोशिका जो होती है किसी भी, जैसे आपकी कोई कोशिका खराब हो, उस कोशिका में स्टेम कोशिका उस रूप में अपने आप को बदल सकती हैं। इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका के लिए मरम्मत के लिए प्रयोग होता है। कोई भी कोशिका का मरम्मत करना है, ठीक करना है, तो इस कोशिका का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हृदय रोग, बहरापन और ब्लड कैंसर आदि का उपचार किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अमीबीय पेचिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अमीबीय पेचिस एंट अमीबा, यहाँ पर रहेगा एंट अमीबा। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? नामक एक क्या प्रोटोजोआ, यहाँ पे रहेगा नामक। तो अमीबीय पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के क्या द्वारा होता है जो अमीबीय पेचिस रोग होता है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जो प्रोटोजोआ एक क्या है? प्रोटोजोआ जो इस प्रकार से होता है, जीवाणु विषाणु प्रकार प्रोटोजोआ भी होता है। तो इसी के द्वारा यह होने वाला एक रोग होता है। यह आंत या क्या है? आंत में विकार स्रावित करके घाव पैदा कर देता है। यह क्या करता है? जो आंत होता है हम लोग का, आंत में यह रोग उत्पन्न करके वहां पे घाव पैदा कर देता है। जो अमीबीय पेचिस का जो प्रोटोजोआ होता है, क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जब ये घाव पैदा करते हैं तो क्या होता है? इस घाव से म्यूकस, म्यूकस का होता है मवाद, और फिर मल, म्यूकस और फिर रक्त, यानी रक्त मतलब खून और म्यूकस मवाद आदि मल के साथ क्या होता है? पेचिस के रूप में बाहर निकलते हैं। यह रोग संक्रमित भोजन यानी दूषित भोजन, यानी जो रोगी जैसे कि खराब भोजन और फिर खराब जल द्वारा क्या होता है? दूसरे व्यक्ति में यह क्या है? होता है। अगर इसको कोई व्यक्ति खाया है, रोगी व्यक्ति, उसको अगर आप भोजन खाएंगे तो आपको हो जाएगा। कोई उसका मतलब जूठा खाने से होता है, कहने का मतलब। इसका सबसे बड़ा कारण है घरेलू मक्खियां। जो घरेलू मक्खियां की गंदगी होती है, इससे ज्यादा क्या होता है? अमीबीय पेचिस होता है। इस रोग के होने पर पेट में दर्द, सिर में दर्द, वमन यानी कि सोने की इच्छा, हमेशा सोने रहने की इच्छा होगी। रोगी जो होता है, रोग के हो जाने पर रोगी के आंखों के पास काले घेरे बन जाते हैं और फिर शरीर कमजोर हो जाता है। इस रोग से बचने का सबसे अच्छा उपाय है व्यक्तिगत स्वच्छता व साफ सुथरा भोजन का सेवन करना। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए जो अमीबीय पेचिस होता है यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये एक इसका क्या प्रोटोजोआ जिसके कारण यह होता है। यह क्या होता है? आंत में क्या करता है? रोग उत्पन्न करके आंत में घाव पैदा कर देता है। जब आंत में घाव पैदा कर देगा तो घाव से जो ब्लड निकलेगा और जो मवाद निकलेगा वो लेटरिन यानी मल के साथ बाहर निकलता है। इसे ही क्या कहते हैं? अमीबीय पेचिस कहते हैं। यह कैसे फैलता है? यह दूषित भोजन और फिर ज्यादातर जैसे कि संक्रमित व्यक्ति भोजन किया है
और संक्रमित पानी पिया है तो उसके जूठा खाने से हो जाता है, और यह सबसे ज़्यादा क्या घरेलू मक्खियों के कारण होता है। अब आगे देखिए, जिसको यह रोग हो जाता है उसकी आंखों के किनारे किनारे काला घेरा हो जाता है और कमजोर हो जाता है और सोने की इच्छा होती है, पेट दर्द होता है और शरीर दर्द होता है और सिर भी दर्द होता है। इसके बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? साफ सफाई रखना चाहिए। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हाथी पांव या फाइलेरियसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, यह रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग ऐसे क्षेत्रों में अधिक होता है जहां मच्छर अधिक होते हैं। जो फाइलेरिया रोग होता है, हाथी पांव होता है, यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है और यह रोग ऐसे क्षेत्र में अधिक होता है जहां पे क्या होता है, मच्छर ज्यादा होते हैं या फिर दूषित जल का प्रयोग अधिक होता है। यह रोग क्या है देखिए, पुचेरेरिया बैंक्राफ्टी नामक परजीवी से होता है जो लसिका वाहिनियों में रहता है। इस रोग में लिम्फ वाहिनियों की एंडोथीलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवार को मोटा कर देती हैं। यानी आप कैसे कि जिसके हाथ में होगा उसके हाथ की दीवार कभी मोटी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, यकृत, प्लीहा, अंडकोश, टांगों आदि का आकार बढ़ जाता है। जहाँ पे होता है उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। इस अवस्था को हाथी पांव कहते हैं, यानी पांव हाथ जहाँ पे होता है वो हाथी के पैर जितना मोटा हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए मच्छर व उनके लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए। मच्छर के काटने से बचना चाहिए। इससे बचने के कार्य, अगर आपके आसपास कहीं पानी भरा हुआ तो वहाँ पे क्या मिट्टी का तेल डाल देंगे आप, तो जो मच्छर होंगे वहाँ से नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा फाइलेरिया या फिर हाथी पांव फाइलेरियसिस का रोग, और किस प्रकार से रोग होता है, इसी प्रकार से आपको इसका टिप्पणी लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बीटी फसल पर क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, आधुनिक समाज में फसलों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद, कीटनाशकों तथा पीड़कनाशकों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। यानी जो कीटाणु मारक दवा होती है, इन सभी का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले व हानिकारक होते हैं। जो खाद्यों में खाद पड़ता है, ये बहुत ही मनुष्य जंतु के लिए बहुत ही क्या होता है, विषैला होता है तथा पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए जीनी अभियांत्रिकी द्वारा क्या होता है, जीनी अभियांत्रिकी द्वारा बेसिलस थुरिंजेंसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा तैयार किए गए पौधे को बीटी फसल कहते हैं, जो कीट रोधी होता है तथा इससे फसल की उपज भी कई गुना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, प्लाज्मिड किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है। यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सकता है। जो प्लाज्मिड होता है, किसी भी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो क्या करता है, गुणसूत्र से अलग रहता है और क्या करता है, यह स्वतंत्र रूप से भी अपने आप से अपना प्रतिरूप बना सकता है। यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार दो रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलता है। जहां गुणसूत्रों का डीएनए जीव को सूचना देता है, वहां पर क्या होता है, प्लाज्मिड क्या करता है, असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुंचाता है। यानी जब जीव में डीएनए असाधारण हो जाता है तो क्या करता है, ये उसको लाभ पहुंचाता है। इतना लिखना आपको प्लाज्मिड पर टिप्पणी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जाता है। जो जीन चिकित्सा होती है इसमें क्या होता है कि कोई मनुष्य है, उसका जीन में दोष है, जीन खराब है, कुछ मतलब कोई रोग है, तो उसको क्या करते हैं, स्वस्थ करते हैं। अगर कोई उसका जीन क्रियाशील नहीं है तो उसको क्रियाशील में परिवर्तित कर देते हैं। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। जैसे कि किसी के पिता में कोई रोग है, वही रोग उसके बच्चे में है, तो बच्चा जब भ्रूण है तो तभी उसे क्या कर सकते हैं, उसका जीन परिवर्तित कर सकते हैं, उसका रोग का सुधार कर सकते हैं। इसमें रोग का उपचार करने के लिए स्वस्थ जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जो दोषपूर्ण जीन की क्षति करके उनके कार्यों को संपन्न करता है। इसका पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की में किया गया था। इसका जीन चिकित्सा
अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए परजीविता क्या होता है। परजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होता है। इस प्रकार के सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सजीव पर आधारित रहते हैं, जैसे कि अमरबेल व किसी पौधे के बीच संबंध। जैसे कि जो अमरबेल जो जैसे कि जो जिसे गांव में कहते हैं बंवर, तो जो बंवर का पौधा होता है किसी पेड़ के सहारे, कोई पेड़ ऐसा बना हुआ है, अब इस पेड़ के सामने सहारे से ये ऊपर चढ़ जाता है, तो यही है परिजीव, यानी वो उसी पर आश्रित है, उसी पर चढ़ के वो अपना जीवन यापन कर रहा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को न लाभ होता है और न ही हानि होता है। जैसे कि आम की शाखा पर आर्किड व होयल के पीठ पर रहने वाला वार्निकल को तो लाभ होता है जबकि आम व होयल को कोई लाभ व हानि नहीं होता। देखिए, जो सहभोजिता होता है ऐसी क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तो दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। जैसे आम के पेड़ पर बना का पौधा उगता है, जो आर्किड होता है ये बना का पौधा होता है, गांव में बना कहते हैं। तो जो बना का पौधा होता है उससे क्या होता है, उससे तो लाभ होता है बना, क्योंकि आम के पेड़ पर उगा है, लेकिन उससे ना आम को कोई नुकसान होता है ना कोई फायदा होता है। अब देखिए, होयल की पीठ पर रहने वाला वार्निकल, जो वार्निकल है होयल की पीठ पर बैठा रहता है, मतलब रहता है उन्हीं की पीठ पर वो रहता है। क्या होता है इससे, वो जो है उससे ना होयल को कोई लाभ होता है ना हानि, लेकिन वार्निकल को लाभ होता है उससे, क्योंकि उसके सिर पर जो कचड़े बैठ जाते हैं उसको खाता है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए सहोपकारिता क्या होता है। सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, जैसे कि कवक तथा शैवाल के बीच संबंध। इसमें कवक पोषक तत्व व जल का अवशोषण तथा शैवाल भोजन का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जो कवक होता है वो पोषक तत्व होता है, वह जल का अवशोषण करता है, लेकिन जो शैवाल होता है वो भोजन का निर्माण करता है। तो साप सहोपकारिता एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें दोनों जीव का क्या होता है, दोनों जीवों को लाभ होता है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, विश्व संरक्षण संघ यानी कि वर्ल्ड कन्जर्वेशन यूनियन ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की एक सूची तैयार की है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। इस सूची में उन जीवों को शामिल किया गया है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस बुक के द्वारा संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से मिल सकती है। इसका प्रकाशन सन 1963 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। क्या है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक ऐसी किताब है जिसमें जैव विविधता के को बचाने के लिए संकटग्रस्त जीवों की सूची तैयार की गई, जो जीव विलुप्त होने के नहीं खत्म होने की कगार पर हैं, उनकी सूची बनाई गई। तो उससे हम देख सकते हैं कि कौन सी जीवों की संख्या कम है, कौन से जीव विलुप्त होने वाले हैं। तो इससे हमें क्या होगा, इस जीवों को हमें इनके बारे में जानकारी आसानी से मिल सकती है, मिल जाती है। इसी बुक को ही रेड डाटा बुक कहते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप, जैसे कि मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, लकड़ी काटना मना होता है, शिकार करना आदि पर रोक लगा होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली है, जिसका नाम वर्तमान में जिम करबट उद्यान है। यह उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों, इस प्रकार से होगा क्लास 12 बायोलॉजी के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा और इसी प्रकार से आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो हर सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। तो अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।